हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं हमारी पुरानी क्लास को ही कंटिन्यू करने वाला हूं। तो पिछले वीडियोस में हमने समुच्चय शुरू किया था और समुच्चय से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा है, आज हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड टॉपिक पे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के क्लास 11 का समुच्चय चैप्टर जो होता है ना, उसका 1.3 टॉपिक है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज 1.3 है। और इसमें हम लोग क्या क्या, मतलब ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें सारे के सारे सॉल्यूशन करके देने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बस कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जिसके बाद सारे के सारे सॉल्यूशन तुम खुद कर लोगे, ठीक है। तो बिना ज़्यादा देर किए जो हमारा टॉपिक है वो सारा मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रख दिया है। बगल में मेरे पास बुक भी रखी हुई है, ताकि क्वेश्चन देख के मैं तुम्हें कुछ बता सकूँ, जो भी मैं यहाँ पे बताने आया हूँ टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उपसमुच्चय। सबसे पहले अब उपसमुच्चय जान लेते हैं होता क्या है। अब उससे पहले समुच्चय तो पता होना चाहिए। अब ऐसे तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से, चलो समझो यार, बस बता देता हूँ, समझ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट अगर रह जाता है तो पुराने वीडियोस देख लोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक बात है ना कि अच्छे से एक्सप्लेन की गई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में अगर मैं करूँगा तो समझ सकते हो ना, उस हिसाब से रहेगा। तो इस वजह से तो समुच्चय समझ लो। समुच्चय क्या होता है ना कि किसी भी वस्तुओं का, बोलो किसी भी चीज़ों का जो संग्रह होता है, सुपरिभाषित संग्रह, उसको समुच्चय कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, सम संख्या तो हर वीडियो में मैंने एग्जांपल ले लिया। 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्याओं का समुच्चय जो हो गया। अब ऐसे 10 से छोटी सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम जानते हैं 1, 3, मतलब 1, 3, 5, 7 और 9, ये 10 से छोटी सभी विषम संख्याएं हैं। अब इन विषम संख्याओं का जब हम समुच्चय बनाते हैं तो इसको मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। अब यहाँ पे ये तो पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि मंझले कोष्ठक में रखते हैं और ये समुच्चय इस तरह से बनता है, ये समझ गए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि मंझला कोष्ठक का यूज़ क्यों करते हैं, छोटे कोष्ठक का या फिर बड़े कोष्ठक का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो उसका भी यूज़ किसी और जगह पे करते हैं। आप कहाँ पे करते हैं इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो बने रहो मेरे साथ और देखते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय, अब इसी से टॉपिक लेके स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर मैंने कहा 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, तो ये है 10 से छोटी सभी विषम संख्याएं, इसका एक समुच्चय हमने बना लिया। मान लेते हैं कि ए 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय है। इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तब 1.3 लगेगा, क्योंकि वीडियो में जो है ना ऐसे कॉलन देता था तो वो दिखाई नहीं देता था, मैंने नोटिस किया। तो अब थोड़ा इस तरह से डार्क बना दूंगा, तब दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ए जो है समुच्चय है, कौन सा समुच्चय है, 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय है। और बी कोई ऐसा समुच्चय है, बी कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें कहा गया कि 5 से छोटी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय बना दो। तो 5 से छोटी सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 1, 3, बस ये दोनों। तो अब तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि बी में जो अवयव हैं 1 और 3, वो ए में भी हैं 1 और 3। इसका मतलब कि बी जो है ए का एक उपसमुच्चय है। अब इससे डेफिनेशन तुम लोग खुद से बना सकते हो कि जब किसी समुच्चय का, जैसे कि जब किसी समुच्चय के अवयव किसी अन्य समुच्चय में होते हैं तो दूसरा समुच्चय जो है उसका उपसमुच्चय कहलाता है। इसको इस तरह से समझो कि बी के जो अवयव हैं, बी के सारे अवयव ए में हैं, इसका मतलब बी ए का उपसमुच्चय है। जब किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पहला समुच्चय जो है दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं हर चीज़ दो बार एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। 2 बार इसलिए क्योंकि एक बार में एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होता तो दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। ऐसा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। और अगर बाई चांस फिर भी ना क्लियर हो तो वीडियो को दोबारा भी देखा जा सकता है, लेकिन 2 बार में क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि एग्जाम्पल क्या ले लूँ भाई, चलो एक लूडो का जो पासा था उसके डाइस में आने वाले सभी
नंबर्स का कलेक्शन, ये हो गया हमारा समुच्चय सेट, लूडो में आने वाले सभी संख्याओं का समुच्चय। और दूसरा एक समुच्चय ले लिया, जैसे कुछ भी एक रैंडम समुच्चय ले लिया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो ए में जो है, ए में जो अवयव है वो एस में है, इसका मतलब ए में एक ही अवयव है और ये एस में है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एस का एक समुच्चय है। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं ये समझो, कुछ इस तरह से, ये एक साइन है, इसका मतलब होता है कि ये इसका उपसमुच्चय है। इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं ए को, राइट साइड में लिखेंगे एस को, इसका मतलब ए एस का एक उपसमुच्चय है। और इसी में हम अगर इसे कट कर दें तो इसका मतलब ए एस का उपसमुच्चय नहीं है। तो समझ में तो आ गया होगा इतनी सी चीज़ें। अब समझते हैं कुछ और चीज़ें कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में और चीज़ें समझते हैं। ये देखो, एक्स मान लो कि ऐसा समुच्चय है जिसमें तुम्हारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। एक्स विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और y उसी विद्यालय के कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। देखो एक और एग्जांपल दे दिया सिंपल सा कि x जो है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, मतलब विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे x में आते हैं। और y जो है क्लास 5 के, उसी स्कूल के क्लास 5 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो इसका मतलब क्लास 5 में भी जितने विद्यार्थी हों विद्यालय में तो होंगे, इसका मतलब y के सभी अवयव x में हैं। इसका मतलब y x का क्या है? y x का एक उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय, अगर y x का एक उपसमुच्चय है तो इसमें हम कहेंगे x जो है, मतलब यहाँ पे उपसमुच्चय के साथ अधिसमुच्चय भी लिखा है ना हमने, तो x जो है y का एक अधिसमुच्चय है। ठीक है। और अगर यहाँ पे x, अब जैसे ही एक और चीज़ समझना, अगर जैसे मैंने a लिख दिया, a में ए ई आई ओ यू, अब तुम्हें मालूम है ये क्या है? वॉवेल का जो है कलेक्शन है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। और बी में मैंने लिख दिया ए ई और सी। अब देखो बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए तो ये ए जो है बी का एक अवयव ए में है, बी का दूसरा अवयव भी ए में है, लेकिन बी का जो तीसरा अवयव है वो ए में नहीं है। तो इसका मतलब बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह साइन से लिखेंगे, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक समुच्चय उपसमुच्चय के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि फाई को हम लोग किस चीज़ के लिए इंडिकेट करते हैं? रिक्त समुच्चय के लिए। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसको अगर हम बोलें कि अगर ए कोई रिक्त समुच्चय है तो यानी ए में अवयवों की जो संख्या होगी कुछ नहीं होगी, यानी कि कोष्टक बस ऐसे ही रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, उसको ऐसे हम फाई से भी इंडिकेट करते हैं। यानी कि फाई इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, मतलब फाई इसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको अलग से लिखते हैं, इसको अलग से लिखते हैं, दोनों रिक्त समुच्चय को ही निरूपित करते हैं। अब रिक्त समुच्चय जो होता है किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा, इस बात को याद रखो। देखो कैसे, मतलब इसको कैसे इंडिकेट करते हैं। तो ये यहाँ पे इसको हटाता हूँ पहले। अब ए जो है, ए का उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ए यहाँ पे अगर मैंने बी बनाया, बी में सिर्फ ए रखा है, तो बी में ए रखा है तो बी जो है ए का एक उपसमुच्चय हो गया। अगर सी मान के कुछ बनाया, सी में मैंने ई रख दिया है तो सी भी ए का एक उपसमुच्चय हो गया। अब यहाँ पे डी मान के मैंने कुछ रख दिया आई, तो आई, ये डी भी ए का एक उपसमुच्चय हो गया। यहाँ पे मैंने फाई लिख दिया, तो फाई को हम किससे इंडिकेट करते हैं मालूम है? तो फाई जो है, फाई भी ए का एक उपसमुच्चय है। और अगर फाई नहीं लिखना है, फाई रिक्त समुच्चय को इंडिकेट करता है। तो ऐसे खाली बॉक्स मैंने बना दिया, ये भी ए का एक उपसमुच्चय है। और ये सारे उपसमुच्चय हैं। अब यहाँ पे एक की जगह, जैसे ए लिखा है, ए की जगह मैंने यू भी लिख दिया, 2 डिजिट बना दिया, मतलब 2 अवयव अगर बी में है, ये दोनों के दोनों इसमें हैं, इसका मतलब बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम लोग कि फाई तो इसका उपसमुच्चय है। एक और उपसमुच्चय, जैसे कि कोई भी समुच्चय अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है। अब इसको कैसे कहते हैं कि उपसमुच्चय होता है? तुम खुद ही देख सकते हो
कि ए यहाँ पे मैंने लिखा और दूसरा भी ए मैंने बना दिया यहाँ पे, उसमें भी लिख दिया AEIOU। तो हम देखते हैं कि इसके सारे अवयव इसमें हैं, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी उपसमुच्चय मतलब कोई भी समुच्चय अपने आप का यानी कि स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो ये हो गया हमारा उपसमुच्चय क्लियर। उपसमुच्चय को हम कैसे इंडिकेट करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे ए का उपसमुच्चय होगा, यानी कि इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे। अगर मान लो कि कोई नंबर बी है और वो ए का उपसमुच्चय नहीं है तो उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि उपसमुच्चय नहीं है। उसके अलावा फाई के बारे में हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। उसके बाद हमने अधिसमुच्चय के बारे में भी जान लिया कि अधिसमुच्चय क्या होता है। तो जैसे बी फाई ए का उपसमुच्चय है तो ए फाई का अधिसमुच्चय हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या है, बहुत सिंपल है, जिस समुच्चय में सिर्फ एक अवयव होंगे वो होगा एकल समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, क्लियर हो गया क्या? एक ही बार में समझो, नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल से समझो ना। बी में अगर मैंने लिख दिया ए, अभी लिखा था ना, तो बी ए का एक उपसमुच्चय था, ए बी का एक उपसमुच्चय है। लेकिन बी में अवयवों की संख्या कितने हैं, टोटल कितने सदस्य हैं बी में, तो सिर्फ एक सदस्य है। इसका मतलब बी ए का क्या है, बी जो है एक एकल समुच्चय है। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैसे होते हैं। तो देखो समझो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं को हम आर से निरूपित करते हैं, आर से वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या में आते क्या क्या हैं, तो वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसका हम उपसमुच्चय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ऐसे परिमेय संख्याओं को तो क्यू से हम इंडिकेट करते हैं, क्यू के अंदर आते हैं हमारे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, क्यू के अंदर क्या आते हैं हमारे परिमेय संख्याएं, और फिर एन के अंदर आते हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। एन किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद और क्या बच गया हमारा डब्लू, डब्लू को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है उसको हम डब्लू से इंडिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या बचा भाई, डब्लू के बाद पूर्णांक, जेड को हम पूर्णांक से इंडिकेट करते हैं, पूर्णांक के लिए, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय सब में नहीं लिख रहे तो इसमें भी नहीं लिखेंगे। और कुछ बचा क्या, टी, टी में क्या होता है, ऐसी संख्याओं का समुच्चय होता है जो परिमेय संख्या नहीं है। इनडायरेक्टली बोलो तो जैसे अगर हम √2 लिखते हैं, √5 लिखते हैं, पाई लिखते हैं, तो ये सब टी के अंतर्गत आते हैं कि ये सब एक लाइन में कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं, इसको लिखने से अच्छा है कि इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है। अब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बोला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, और मेन टॉपिक तो हम पढ़ रहे थे उपसमुच्चय, तो समुच्चय से हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय। अब देखो क्यू में होता है, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जितने भी हैं वो आर में हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आर होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों उसमें। तो आर जो है समुच्चय है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, और क्यू समुच्चय है सिर्फ परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याएं सारे के सारे इसमें तो आएंगे ही ना। इसका मतलब क्यू जो है हमारा वो आर का एक उपसमुच्चय है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, एन फॉर नेचुरल, मतलब ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और हम ध्यान से जब इसको देखते हैं तो हम पाते हैं ये कि प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्राकृतिक भी होती हैं अप्राकृतिक भी होती हैं, यानी कि n जो है q का उपसमुच्चय तो नहीं है, तो हम n के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, n उपसमुच्चय नहीं है q का। अब n को जब r से देखते हैं तो r है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो ध्यान देना, एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, और सभी की सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 गिनती की जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, और हम 1 2 3 4 जो है वो सबको परिमेय संख्या मानते हैं, क्योंकि
पता ही है ना कि 1 के बटा में 1, 2 के बटा में भी 1, 3 के बटा में भी 1 अपने से लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, सारी की सारी परिमेय संख्या हैं। दैट मीन्स कि n जो है q का एक उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हो गया था, तो सही कर लेना, समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो, अब n का r से देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं r है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या अगर इसमें आ रहा है, इसका मतलब कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं तो परिमेय संख्याएं हैं ही। दैट मीन्स कि n जो है r का एक उपसमुच्चय भी होगा, n r का भी। तो यही है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। समझ रहे हो ना। अब r वास्तविक संख्याओं को निरूपित करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। t ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है और z क्या है, पूर्णांकों का। तो पूर्णांक क्या होता है, तुमको पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं उसी में अगर 0 भी आ जाता है, 0 भी शामिल हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो वो पूर्णांक नहीं होता, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक रहता है। तो इसके अंतर्गत सारे के सारे संख्याएँ तो हमारे परिमेय हो जाएंगे। तो ये वाला t जो है w का एक उपसमुच्चय तो नहीं हो पाएगा। तो t w का उपसमुच्चय नहीं है। आगे देखो t किसका उपसमुच्चय होगा, तो t उपसमुच्चय होगा सीधे r का। क्यों, क्योंकि r में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। r में परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या है, यानी कि t उपसमुच्चय होगा r का। अब देखो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक गया है, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बताता हूँ। यही चीज़ बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस छोटे छोटे जो n w z वाला रह गया उसको बताऊँगा। ठीक है, n जो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या जिसको हम w से निरूपित करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद आता है पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो माइनस से स्टार्ट हो जाता है। तो माइनस में देखते हैं, तो माइनस में माइनस 6 लिखा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इधर भी, डॉट 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 इधर भी। अब ये 3 संख्याओं को देख लो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तुम देखोगे n में सिर्फ नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी सारी नेचुरल नंबर्स ही हैं, और w में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं अपने आप आ गई हैं। इसका मतलब n जो है उपसमुच्चय है किसका, n उपसमुच्चय है w का। उसके बाद n इसमें भी देखोगे तुमको z में भी आ गई, तो n उपसमुच्चय है किसका, z का भी। अब w वाला जो पार्ट देखोगे, w वाला पार्ट z वाले पार्ट में अपने आप सारा का सारा आ रहा है, तो w जो है वो भी उपसमुच्चय है z का। अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो एक लाइन और देख लो, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। इसमें समझना कि अगर n उपसमुच्चय है w का, अब यहाँ पे एक और साइन मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला साइन, कि अगर कोई a एलिमेंट है n का, यानी कि a n में है, n एक समुच्चय है और a कोई नंबर a की जगह मान लो इसी में से कोई नंबर लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, 6 n में है भाई, जाहिर सी बात है। तो इसलिए चूंकि n जो है w का एक उपसमुच्चय है और 6 n में है, इसलिए इसका तात्पर्य ये है कि इस साइन का मतलब होता है, इसका तात्पर्य ये है कि 6 w में भी होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो छोटा वाला लिख के एग्जांपल देता हूँ। इस वाले को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि छोटी सी भी चीज़ अगर रह जाएगी तो बाद में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए थोड़ा देर लगे कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो अच्छे से। जैसे मान लो एक समुच्चय है हमारे पास, ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और b हमारा एक दूसरा समुच्चय है जिसमें मैंने लिखा है 6, 8, सिर्फ 6 और 8 लिखा है। ठीक है, अब हमको मालूम है कि b के सारे अवयव a में हैं, इसका मतलब है कि b जो है उपसमुच्चय है a का। ठीक, अब b a का उपसमुच्चय है तो a जो है b का अधिसमुच्चय हो गया। अब यहाँ पे समझो कि अगर b में कोई अवयव हैं, जैसे 6 b का एक सदस्य है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस साइन का मतलब होता है कि इसका तात्पर्य यह है कि 6 जो है वो a का भी एक अवयव होगा ही होगा। ठीक है, और ये वाला जो साइन है इसको मतलब फर्स्ट वाले वीडियो में दिखाया था 1.1 वाले में, ये 1.3 वाला है, तो उसको देख लेना अगर ज़्यादा बेटर क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा तो। अभी तो बस इतना समझो इस साइन का मतलब। एक और बार बता देता हूँ, जैसे जी यहाँ पे 8 है,
8 अगर बी में है, 8 इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, इस साइन का मतलब यही होता है ना। तो 8 अगर बी में है तो इसका मतलब ये है कि, इस साइन का मतलब होता है कि इसका तात्पर्य यह है कि 8 ए में भी होगा। क्यों? क्योंकि बी जो है ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय मतलब सबसेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा सब कुछ ख़त्म वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित। ठीक है, अब हम आते हैं अंतराल के उपसमुच्चय। अब अंतराल के उपसमुच्चय, अंतराल मतलब समझो कि अब जैसे मान लो कि हमने तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है ऐसी चीज़ें कि हम समुच्चय को मंझले कोष्ठक में ही क्यों रखते हैं, छोटे कोष्ठक में या फिर बड़े कोष्ठक में क्यों नहीं रखते हैं। तो ये जो है छोटे कोष्ठक और ये बड़े कोष्ठक को हम अंतराल वाले जगह पे यूज़ करते हैं। तो अंतराल के लिए ये ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, तो जगह हमारे पास बचा कौन सा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। तो इस वजह से हम समुच्चय के लिए मंझले कोष्ठक यूज़ करते हैं। तो अब अंतराल का क्या मतलब है समझना चीज़ों को अच्छे से। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 10 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी, 10 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय बनाओ। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। तो सुपरिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा को थोड़ी सी बदलते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बोलते हैं। ए मान लो कि ए में भरा है x, और x ऐसा है कि ये साइन का मतलब होता है ऐसा है कि इसको कोलन भी बोलते हैं। और ये पिछले 2 वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे करके लिख देता था और वीडियो में अच्छे से दिखा नहीं है, तो इस बार थोड़ा सा डार्क लिखा है ताकि अच्छे से दिखे। तो x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। और x जो है बड़ा है 1 से और छोटा है 5 से। ये पूरा समुच्चय हमारा ख़त्म यहाँ तक कि x क्या है, एक ये समुच्चय a क्या है, x है, जहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है और x 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो तुमको मालूम है इसका समुच्चय कैसा बनेगा। इसका समुच्चय बनेगा कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा 2, 3 और 4। ये समुच्चय हमारा बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो लिमिट सेट कर दिया गया ना अंतराल, यहाँ पे अंतराल जो है कहाँ से कहाँ तक का है, 1 से 5 तक का, और इसमें 1 और 5 को नहीं लिया गया है, 1 और 5 को नहीं लिया गया। तो इसको अगर हमको छोटे कोष्ठक के रूप में दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखाते हैं 1, 5। और इस छोटे कोष्ठक का मतलब है कि ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 1 से 5, 1 और 5 को छोड़ कर लिए गए हैं। तो 1 और 5 को छोड़ कर लिए गए यानी कि 2, 3 और 4। समझ में आया कुछ? अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं कि अगर ए कोई ऐसा समुच्चय है, कुछ भी लिख देता हूँ, अब ये वाला हर बार समुच्चय निर्माण विधि से समझना जरूरी नहीं है। ए का मान लो 1 छोड़ो हटाओ, बी लिखता हूँ इस बार। बी कोई एक ऐसा समुच्चय है, बी क्या है, कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से कुछ लिख दिया गया। अब इसको हमें अगर अंतराल के रूप में दिखाना है, अंतराल के उपसमुच्चय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अंतराल के रूप में दिखाना है तो 2 तरीका दिखाने का, सिंपल सा। पहला तो कोष्ठक इस तरह से छोटा वाला दे दो, और छोटा वाला कोष्ठक देने का मतलब होता है कि 5 से छोटा हमको लेना पड़ेगा क्योंकि 4 हमने इसमें नहीं यूज़ किया, और 9 से बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें 4 और 10, बस इस तरह से। ये हो गया छोटे कोष्ठक का कमाल। अब बड़ा कोष्ठक कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बड़ा कोष्ठक यूज़ करते हैं अगर जैसे मान लो इसमें लिया हमने, तो बड़ा कोष्ठक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5,9 लिख दिया। अब 5,9 का मतलब बड़ा कोष्ठक में लिखा गया, इसका मतलब कि 5, यहाँ पे 4 और 10 का मतलब था, छोटे कोष्ठक में मतलब था कि 4 और 10 के बीच वाले सारे, तो ये थे। और 5 और 9 के बड़ा कोष्ठक का मतलब है 5 और 9 के बीच वाले, लेकिन 5 और 9 के साथ में, मतलब बीच वाले सारे रहेंगे लेकिन 5 और 9 भी रहेगा। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे इसको दूसरा समझो 4 और 10 था ना, तो अगर मैं इस कोष्ठक में छोटा कोष्ठक लगाता हूँ, इधर 4 लिखता हूँ, ठीक, और दूसरी तरफ बड़ा कोष्ठक लगा दिया तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना पड़ेगा। 9 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 या तो 9 से छोटी, तो 9 तक लिया हमने तो इसलिए, और अगर 10 लिखता है तो छोटा कोष्ठक लगाना पड़ता। ये अंतराल को निरूपित करता है, ठीक है। अंतराल मतलब
समझ लो इंटरवल। इंटरवल मतलब अब जैसे कि इस कोष्टक के लिए मंझला कोष्टक लगाने के बाद मुझे सारा का सारा लिखना पड़ा, लेकिन छोटा कोष्टक लगाने के बाद मुझे सिर्फ 4 और 10 लिखना पड़ा, क्योंकि 4 को छोड़ के 4 और 10 के बीच वाले सारे। और 5 और 9 अगर मैं लिखता हूँ तो 5 और 9 के बीच वाले तो सारे चाहिए, लेकिन साथ में 5 और 9 भी चाहिए। ये बड़े कोष्टक का मतलब होता है। और ये एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा कोष्टक है। इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि हमको 4 से तो बड़ा चाहिए, लेकिन 9 से छोटा और 9 के बराबर भी चाहिए। अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी समझ लो थोड़ा सा। इसको इरेज कर रहा हूँ तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसा कुछ यूज़ कर रहा हूँ कि अंतराल का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है, हमें अंतराल की क्या ज़रूरत है। तो देखो, समुच्चय निर्माण की हमने 2 विधियाँ पढ़ी थी। पहली विधि थी रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है ना, रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, जैसे हमें बोला गया कि 10 से 20 के बीच की सभी संख्याओं का समुच्चय बना दो, सभी प्राकृतिक संख्याओं का। 10 से 20 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना दो। तो हमने बना दिया रोस्टर विधि में। 10 से 20 के बीच की बोला तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जितनी देर तक मैंने बोला होगा तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा क्या यार हर नंबर लिखना पड़ रहा है। तुम भी सोच रहे हो कि इरिटेट हो रहे हो कि हर नंबर लिखना ज़रूरी है, डॉट 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 दे दो हम तो समझ ही जाएंगे। यहाँ पे मैंने हर नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि रोस्टर विधि में हमें सारे के सारे नंबर को लिखना पड़ता है एज इट इज़, तभी पता चलता है। और यहाँ पे 20 होगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि 10 से 20 के बीच की बोला था, तो 10 से 20 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या ये रही सारी। ठीक है, ये हो गया रोस्टर विधि वाला समुच्चय। और दूसरा विधि था समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, हम बस इस तरह से कोष्टक बनाते हैं, x लिखते हैं और फिर कोलन देते हैं, जहाँ पे इसका मतलब होता है कोलन का कि x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? एक प्राकृतिक, x एक प्राकृतिक संख्या है। और हमें लिखना पड़ता है x बड़ा है किससे? 10 से, और छोटा है किससे? 20 से। तो अब ये पूरा ना लिखना पड़े इसकी वजह से हम ये लिख देते हैं, हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर ये भी ना लिखना पड़े, हम इसको लिमिट में कर दें, इसको छोटे कोष्टक को यूज़ करके करें, तो छोटा कोष्टक क्या होता है? अंतराल को निरूपित करता है। बस इस तरह से छोटे कोष्टक लगाओ, एक तरफ 10 लिखो, एक तरफ 20 लिखो, और 10 और 20 के सारे समुच्चय हमारे पास हो गए। तो इस वजह से अंतराल यूज़ किया जाता है। इस वजह से हम अंतराल वाले उपसमुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 10 और 20 के बीच वाले सारे के सारे इसमें आ गए। अगर बाई चांस यहाँ पर कुछ ऐसा रहता कि 10 से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या लिखो 20 तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया? 10 से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या लिखो कहाँ तक? 20 तक। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 10 से 20 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, लेकिन इस बार बोला कि 10 से बड़ी 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ। तो 20 के बीच नहीं बोला, 20 तक बोला। तो 20 तक बोला तो रोस्टर विधि में 20 भी आ जाएगा। 10 से बड़ी लेकिन 20 तक, ठीक है। और समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ पे 10 से बड़ा तो दिखा दिया, लेकिन 20 तक का मतलब है कि 20 से छोटा भी होगा और 20 के बराबर भी होगा। लेस देन इक्वल टू वाला साइन हम देंगे। और लेस देन इक्वल टू वाला जब साइन देते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 10 से तो बड़ा है, 10 से तो आगे चाहिए, तो इधर तो छोटा कोष्टक होगा, लेकिन यहाँ पे 20 लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक क्यों? क्योंकि 20 को भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और इससे पहले जस्ट पहले अगर थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवर्स करो, पिछले वाला जो अभी पढ़ रहा था मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको देख डालो, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझो। आप थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 से 20 तक सभी संख्याओं का समुच्चय बनाओ, 10 से 20 तक, बीच का नहीं बोला, 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक बोल दिया तो रोस्टर विधि में तुम्हें मालूम है क्या हो जाएगा? 10 भी आ जाएगा, क्योंकि 10 से 20 बोला है, 10 और 20 के बीच नहीं, 10 से 20, तो 10 भी आ जाएगा। अब 10 भी आ गया तो अब यहाँ पे x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पे x जो है 10 से मतलब 10 x से छोटा भी है और बराबर भी है, छोटा और बराबर, और x 20 से छोटा और बराबर। ये वाला साइन दे दिया, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा? बड़ा वाला कोष्टक आ जाएगा। और ये अंतराल को निरूपित करता है, इंटरवल को निरूपित करता है। इंटरवल मतलब हो गया कि इसके बीच वाले सारे के सारे तुम्हारे समुच्चय में आ गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात ज़रूर समझ में आया होगा। और अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आते हैं हम घात समुच्चय पे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
अच्छा, घात समुच्चय पे आने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। अब इस एग्जांपल को भी समझ लोगे तो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि बुक में जो दिया वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं समुच्चय बना रहा हूँ, कोई समुच्चय बना रहा हूँ, समुच्चय मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया कि ए में लिख दिया मैंने -3,5। अब देखो छोटा वाला कोष्ठक है, तो छोटा वाला कोष्ठक है, ये इसका मतलब हो गया कि इसे जब मंझले कोष्ठक में लिखेंगे तो 3 और 5 के अंतराल को ले रहा है। ये छोटा कोष्ठक मतलब 3 और 5 को छोड़ देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। अब इसमें लिखने का फ़ायदा होता है कि हमें सारा का सारा नहीं लिखना पड़ता, हमें समुच्चय निर्माण विधि का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता, इससे हमारा काम चल जाता है। और इसका फ़ायदा तब ज़्यादा हो जाता है जब हम कोई ऐसी संख्या लिखते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, ये लिख दिया मैंने 0, इनफाइनाइट। देखो मैंने क्या लिखा, 0, इनफाइनाइट। ये बड़ा वाला कोष्ठक हमारा, इसका मतलब कि जब हम इसका समुच्चय बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और 0 आएगा तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सी संख्याओं का समुच्चय हो गया, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया, है ना। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पूरा बड़ा सा ना लिखना पड़े। दूसरी चीज़ कि अगर हम समुच्चय निर्माण का यूज़ कर लेते हैं तो समुच्चय निर्माण में भी हमें x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है ना, 0 से रहता है तो पूर्ण रहता है, मैं बार बार पूर्णांक बोल देता हूँ गलती से, ध्यान देना उसको, ठीक है। पूर्ण संख्याएं हैं, ये किसका समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। x एक पूर्ण संख्या है, बस हो गया कि सारा का सारा कंप्लीट। तो इतना ना लिखना पड़े, इस वजह से हम अंतराल बना देते हैं और अंतराल से हमारा काम चल जाता है। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया हो, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बेटर क्लेरिफिकेशन हो सके। देखो a b अंतराल दिया गया, तो इसको कुछ इस तरह से इंडिकेट किया गया है कि इसमें दोनों में a और b को हम छोटा कोष्ठक, इसका मतलब a और b दोनों को छोड़ देते हैं, बीच वाले सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अभी यहीं पे अगर a के बगल में बड़ा कोष्ठक लगा दिया और b के बगल में छोटा कोष्ठक, इसका मतलब है कि a को तो हमें लेना है लेकिन b को नहीं लेना है, इस वजह से ये रहता है। अब अगर दोनों में हमने बड़ा कोष्ठक यूज़ किया a b, इसका मतलब a भी होगा और b भी होगा और बीच वाले सारे तो होंगे ही होंगे। अब यहीं पे अगर मान लो कि a की तरफ छोटा कोष्ठक है और b की तरफ बड़ा कोष्ठक है, तो a तो नहीं लेंगे हम लेकिन b लेंगे और बीच वाले सारे के सारे तो होंगे ही होंगे। तो इसी के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ था। तो अब बुक वाला भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आते हैं हम लोग घात समुच्चय पे, ठीक है। बात समझना, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं घात समुच्चय के बारे में। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा देख के तुम्हें। घात समुच्चय, घात समुच्चय जितना अच्छे से ध्यान दोगे उतना अच्छे से समझ जाओगे। मान लेते हैं सबसे पहले कोई एक समुच्चय मान लेते हैं, समुच्चय ए मान लिया, जिसका टॉपिक मैं नंबर ले लेता हूँ कुछ, मान लो इसमें कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने, ए बी सी। अब यहाँ पे कम, इसके सदस्यों की संख्या मैंने कम इस वजह से रखा है ताकि अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ वो ज़्यादा बेटर तुम लोग समझ सको। घात समुच्चय को समझो, किसी समुच्चय के, ये कोई भी एक समुच्चय है, अब ये समुच्चय है तो इसके उप समुच्चय भी तो होंगे, तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का मतलब एक एक जितने भी उप समुच्चय होंगे, एक एक कितने उप समुच्चय होंगे, पहले तो ये पता कर लेते हैं एक उप समुच्चय कितने होंगे। तो हमको पता है कि उप समुच्चय पता करने का एक सूत्र होता है, सबसे पहले तो एन ए पता कर लो। एन ए मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब ए में कितने सदस्य हैं, टोटल अवयव कितने हैं। तो ए में टोटल 3 अवयव हैं, 3 अवयव से हमें पता चल जाएगा कि इसके उप समुच्चय कितने होंगे। इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो उप समुच्चय को हम लोग बोलते हैं, उप समुच्चय की संख्या को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पी ए। अब पी ए क्या था, घात समुच्चय को पी ए बोलते हैं, पी ए घात समुच्चय को बोलते हैं। और घात समुच्चय की कितनी संख्या होगी वो सूत्र डिपेंड करता है 2 पे पावर n पे, 2 पे पावर n ए लिख देते हैं। सूत्र तो अपने मन के ऊपर ना बनाना। 2 पे पावर n मतलब समझ लो कि a में कितने अवयव थे, a में 3 अवयव थे, यानी कि अगर 2 पे पावर n कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, मुझे लगता है कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ए ही देख रहा है तुम्हें,
अब ए दिख रहा है तो ए का हम क्या करते हैं, उप समुच्चय बना लेते हैं पहले कि ए में कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। पहला उप समुच्चय तो इसका फाई हो सकता है, पहला उप समुच्चय तो फाई हो सकता है ना, क्योंकि हमें पता है फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा उप समुच्चय तो इसका ये खुद हो सकता है, ये खुद मतलब ए बी सी, ये खुद भी तो हो सकता है उप समुच्चय। तीसरा उप समुच्चय क्या हो सकता है, तीसरा उप समुच्चय ए हो सकता है, ए का समुच्चय, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये 3 उप समुच्चय हो गया। अच्छा चौथा मतलब 1 2 3 4 5 उप समुच्चय तो हमें मिल गया। और देखते हैं 1 2 3 4 5। अब जैसे मान लो ए बी ये भी एक उप समुच्चय है, ए सी ये भी एक उप समुच्चय है, बी सी ये भी एक उप समुच्चय है। अब देखो इसका और कोई उप समुच्चय बन सकता है क्या, और कोई उप समुच्चय इसका नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब कि ए के जो उप समुच्चय हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के टोटल 8 उप समुच्चय हैं। अब 8 उप समुच्चय जो हैं ए के, इसका अगर हम एक समुच्चय बनाते हैं तो जैसे मान लो कि उप समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का जो समुच्चय होता है उसे हम घात समुच्चय कहते हैं, पी ए। इसलिए हम इसको पी ए से इंडिकेट करेंगे और इसको लिखेंगे मंझले कोष्ठक में। मंझले कोष्ठक में सबसे पहले तो फाई को लिख देंगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो बच रही हैं उसको हम मंझले कोष्ठक के अंदर ही लिखेंगे। मतलब ए बी सी ए बी बी सी सी ए और एट द एंड ए बी सी। अब ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। घात समुच्चय किसे कहेंगे, तो घात समुच्चय किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दो तो वो घात समुच्चय कहलाता है। समझ गए, बहुत आसान था। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। कोई समुच्चय ए है, उसके सभी उप समुच्चय ये सारे हैं, सभी उप समुच्चय, और इन उप समुच्चयों का जो एक नया समुच्चय बना दिया वो घात समुच्चय कहलाता है, जिसको हम पी ए से इंडिकेट करते हैं। पी बी भी लिख सकते थे, लेकिन अगर ये बी का उप समुच्चयों का समुच्चय होता तो। अब ध्यान देंगे कि पी ए में, मतलब अब यहाँ पे चलो इसको देखो, ए में कुल कितने अवयव हैं उसको हम एन ए से निरूपित करते हैं, तो वो आता है हमारा 3। तो अब पी ए में कितने अवयव हैं उसको हम एन पी ए से निरूपित करते हैं, और वो हमारा टोटल आ रहा है 8। तो अगर हमें ये निकालना पता चल जाए तो हम आसानी से घात समुच्चय निकाल सकते हैं। अब ये कैसे पता करते हैं इसको समझेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बी का। अब बी में मैं ज़्यादा अवयव नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अवयव डालूंगा तो कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से बढ़ेगा। तो पहले कम से ट्राई करते हैं, फिर ज़्यादा वाला भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बी में मैंने अवयव ले लिया सिर्फ बी और सी। बी में मैंने कितने, सिर्फ 2 अवयव लिए हैं। अब 2 अवयव लिए हैं यानी कि एन बी हमें मालूम है, अभी पिछले थोड़ी देर पहले एन ए मैंने एक्सप्लेन किया था। एन बी क्या होता है, बी में कितने अवयव हैं उसकी संख्या 2। अब हमको चाहिए एन पी बी। अब एन पी बी क्या है, तो पी बी क्या है, पी बी बी क्या घात समुच्चय है, और घात समुच्चय का जो टोटल अवयव कितने होंगे वो पता करने का एक आसान सा तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं 2 पे पावर n। और n क्या है, वो ये वाला है, ये n है, यानी कि b में कितने अवयव थे, तो b में सिर्फ 2 ही अवयव थे, यानी 2 पे पावर 2 आएगा, यानी कि आएगा 4। यानी कि घात समुच्चयों में टोटल 4 अवयव होने वाले हैं, यानी कि b का जो घात मतलब b के टोटल कितने उप समुच्चय होंगे, तो b के सिर्फ 4 उप समुच्चय होंगे। कौन कौन से, पहला तो फाई हो गया, दूसरा हमारा b सी यानी कि b खुद भी हो गया, तीसरा तो b है, और चौथा क्या है, c है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 नंबर वाला लिया था ताकि अच्छे से इस चीज़ को समझ सको। और अब हम पी कैसे पता करेंगे, तो पी तो पता ही है हमें 4, अगर इसका नंबर 4 आया था, यानी कि इसको सारे उप समुच्चयों को हम एक समुच्चय बना दें, फाई कॉमा ये तो है नहीं, बी कॉमा सी कॉमा बी सी, और ये बंद, और ये पी बी हो गया हमारा उप समुच्चय का समुच्चय, उप समुच्चय का समुच्चय यानी कि घात समुच्चय।
ठीक है। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको घात समुच्चय बोलते हैं। और इसको पता करने का ये फॉर्मूला था 2n वाला। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वो पूरा मैं इस तरह से नहीं लिखूँगा क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेता हूँ तो पता है कितने सारे हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरा मोटिव से तुम्हें समझाना है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, इसलिए एक बार और बता रहा हूँ। देखो सी कोई एक समुच्चय है जिसमें कुल अवयव कितने हैं, 1 2 3, चलो 4 तक ले लिया। सी में टोटल 4 अवयव हैं। अब सी में 4 अवयव हैं तो एन सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी में, तो वो तो 4 ही होगा क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं, ठीक। तो अब एन सी हमें मालूम है, तो अब हमें इसका घात समुच्चय बनाना है, पी ए पता करना है। लेकिन पी ए पता करने से पहले हम एन पी ए पता कर सकते हैं। एन पी ए कैसे पता कर सकते हैं, एन पी ए हम इस वजह से पता कर सकते हैं, एन पी ए नहीं एन पी सी होगा ना इसके लिए, तो क्योंकि ये तो सी है। तो एन पी सी हम कैसे पता करते हैं, वो होता है 2 पे पावर n, और n क्या था, वो तो 4 था, तो 2 पे पावर 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो 16 यानी कि इसके कितने उप समुच्चय बनने वाले हैं, 16। और इसीलिए मैंने कहा था कि 16 के 16 उप समुच्चय तो मैं यहाँ पे बनाने नहीं वाला, लेकिन मैंने बोल दिया नहीं बनाने वाला, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके जाना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। देखो पी सी क्या होने वाला है, पी सी मतलब सी का घात समुच्चय। घात समुच्चय में अब क्या क्या आता है, देखो फाई तो आएगा पहले, सबसे पहले फाई, उसके बाद 1 तो आने वाला है भाई, उसके बाद 2 भी आने वाला है इसमें, फिर 3 भी आने वाला है, फिर 4 भी आने वाला है। अब 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 3 2। वाह भाई बहुत लंबा जा रहा है यार। अब 1 2 4 1 4 2, और क्या बच गया भाई, यहीं पे लिखते चलते हैं, दिख तो रहा है ना। 1 3 4 1, ओह शिट मैंने गड़बड़ कर दिया। देखो गड़बड़ मैंने क्या किया, हम जानते हैं कि ये 1 2 3 जो है और 1 3 2 जो है, ये दोनों तो समान समुच्चय हो गया, और समान समुच्चय को हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। तो इसको काटते हैं पहले और समझते हैं चीज़ों को। तो 16 हमें तभी सोचो कि 16 से ज़्यादा हो गया होगा, कितना हो गया गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और अभी और भी बहुत सारे बनने वाले हैं। तो इस तरह से नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि समुच्चय के अंदर में, जैसा कि मैंने एक बार पहले बताया था पहले वीडियो में, 1 2 3 दोबारा, तो 2 बार 3 नहीं लिख सकते, तो उसी तरह से जब 2 बार 3 नहीं लिख सकते तो 2 बार 1 3 2 और 1 2 3 दोनों नहीं लिख सकते हम इसमें, ठीक है। तो इसको इरेज करके मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लेना, और इस गलती को मैं कट भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम चीज़ों को समझो, गलती करने पे क्या हो सकता है वो भी देख लो यहीं पे, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आधा मैंने इरेज किया क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सही था। 1 2 हो चुका है, 1 3 लिख लेते हैं, 1 4 लिख लेते हैं, उसके बाद बचता है हमारा 2 3 लिख लेते हैं क्योंकि 2 3 अभी तक हमने नहीं यूज़ किया है, और फिर 2 4 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 4 भी लिख लेते हैं। अब 4 3 तो लिखना नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, और नेक्स्ट है 1 3 4, अब 1 को हटाते हैं, 2 3 4, और क्या बच गया भाई, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 15 नंबर पे तो हम 1 2 3 4 ही लिख सकते हैं, लेकिन 16 क्या होगा, चलो 1 2 3 4, क्योंकि कोई भी समुच्चय अपने आप का भी तो एक उप समुच्चय होता है। अब एक कुछ बच रहा है, वो क्या बच रहा है वो देख लेते हैं।
तो 1 2 3 है, 1 3 4 है, 2 3 4 भी है, 1 2 4, 1 2 4 नहीं है कहीं भी, देखो 1 2 4। और इसके अलावा तुम अपने आप से देख लेना कि कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 16 से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ट्राई भी करने वाले हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ज़िद्दी टाइप में, तो दिखाओ अपना ज़िद, ट्राई करो। इसके अलावा कुछ बन जाता है तो बनाओ और कमेंट करो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा घात समुच्चय। और लास्ट टॉपिक जो हमारा, मैंने बोला था वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो भी चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं सार्वत्रिक समुच्चय बता के 1.3 का कुछ क्वेश्चन टच कर लूँगा ताकि तुम्हें अच्छे से हेल्प हो, क्योंकि अब मैं हेल्प करने आया हूँ, अगर गाइड करने आया हूँ तो अच्छे से गाइडेंस भी तो ज़रूरी है ना। तो इस वजह से तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और सार्वत्रिक समुच्चय को समझो। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सिंपल से बात है कि जिसमें सारे समुच्चय समा जाते हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। एग्जाम्पल के लिए हम नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से यूज़ करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n को यूज़ करते हैं ना, तो n अपने आप में एक सार्वत्रिक समुच्चय है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के लिए w का यूज़ करते हैं तो 0 1 2 3 डॉट 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 ये आ रहा है, तो w जो है अपने आप में एक सार्वत्रिक समुच्चय है। बस यही है सार्वत्रिक समुच्चय, कुछ हुआ नहीं है, सिंपल सा था, ज़्यादा नहीं। जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको तुमने समझ ही लिया, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें। अब हम सीधे सीधे 1.3 की प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन को, पहला है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये या ये भरो। कितना सिंपल है यार, जब तुम इसको अच्छे से समझ चुके हो कि ये समुच्चय है, उप समुच्चय के लिए है और ये उप समुच्चय नहीं के लिए है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लूँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा लूँ, कोई भी ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक समुच्चय निर्माण विधि वाला क्वेश्चन है। x ऐसा है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x 5 में नहीं था, हाँ 5 में, किसी समतल में स्थित, x किसी समतल में स्थित त्रिभुज है और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमें या तो ये साइन भरना है या फिर ये वाला साइन भरना है। और दूसरा क्या है समुच्चय, वो भी देख लेते हैं पहले। x ऐसा है कि x किसी समतल में स्थित एक आयत है। x ऐसा है कि x किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित आयत है। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है हमारा। x ऐसा है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी कि ये जो हमारा समुच्चय है ये त्रिभुजों का समुच्चय है। और दूसरा वाला जो है x ऐसा है कि x किसी समतल में स्थित आयत है, ये आयतों का समुच्चय है। तो क्या आयत के, त्रिभुज के सभी समुच्चय आयत वाले समुच्चय में अपने आप फिट हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन होगा ये वाला, ये इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन के किसी भी एक क्वेश्चन को टच कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। चलो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया मैंने। 5 में है ए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 है वो है ए एलिमेंट है ए बी सी का। आप देखो यहाँ पे हो सकता है तुम कंफ्यूज हो सकते हो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। हम जानते हैं कि ये एक समुच्चय है और ये एक दूसरा समुच्चय है। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का अब सदस्य नहीं हो सकता। ए जो है सदस्य है ए बी सी का, लेकिन अगर यहाँ इसे कोष्ठक में रख, मतलब इसे भी एक समुच्चय बना के रखा है, तो ये सदस्य नहीं होगा, अवयव नहीं होगा, ये इसका एक उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास ये वाला कि ये कोष्ठक में ये समुच्चय इसका एक अवयव है, तो अवयव नहीं है। अवयव ये कब होता, अगर ये हम इस तरह से लिखते ए अवयव है तो ए अंदर में भी कुछ इस तरह से रहता ना, तो ये सही हो जाता, लेकिन ये इस तरह से है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये असत्य हो गया हमारा। और जब ये समझ में आ गया असत्य हो गया तो बाकी तुम अपने से ट्राई करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए दिखा देते हैं पहले। ए कुछ इस तरह से है, इसमें 1 है 2 है और 3 4 जो है
3 4 मिलके एक ही है। कहने का मतलब समझना, 3 4 मिलके एक कैसे है। 3 और 4 जो है एक अलग समुच्चय का है और ये इसका अवयव है, ठीक है, और 5 इसका एक अवयव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, तुम्हें बताना है। तो हम देख लेते हैं कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, मतलब इसमें से 2 3 क्वेश्चन टच कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में बोला है फाई जो है अवयव है ए का। पहली बात, फाई किसी का अवयव नहीं होता है, ठीक है। फाई किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय हो सकता है, अवयव नहीं होता। तो ये तो असत्य है, ठीक है। असत्य भी बता दिया मैंने और ये भी बता दिया रीज़न क्यों। फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है, फाई किसी समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता है। हाँ, अवयव भी हो सकता है लेकिन इसका अवयव नहीं है। इसका अवयव कब होता है, जब ए में जैसे मान लो इसी के बगल में इस तरह से फाई भी लिखा होता तो ये इसका अवयव होता, लेकिन फाई इसमें लिखा हुआ नहीं है ना, तो ये इसका अवयव नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलग गलत हो गया हमारा इस वजह से। दूसरा कुछ देख लेते हैं, कौन सा देख लें भाई, समझ में नहीं आता। तुम लोग ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बस क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। मैं देख लेता हूँ, अब 9 है तो 10 दिखा देता हूँ। 10 में है फाई उप समुच्चय है ए का। ऑब्वियस सी बात है, उप समुच्चय होता है, कोई भी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो तुम्हारा क्लियर ही हो गया। नेक्स्ट है 11 नंबर 11 देख लो। इसमें दिया है फाई एक समुच्चय बना दिया है और ये समुच्चय उप समुच्चय है ए का। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो, बताओ। फाई जो है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, लेकिन यहाँ पे ये फाई नहीं दिया है, ये दिया है एक समुच्चय। अब ये समुच्चय ए का उप समुच्चय है कि नहीं है, तो ये ए का उप समुच्चय तभी हो पाता जब ए में इस तरह से फाई होता, लेकिन इस तरह से फाई ए में नहीं है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, इसका उप समुच्चय नहीं है। ध्यान देना, ये सब मतलब फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग यूज़ करोगे तो ठीक रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे सीधे। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन टच कर लेंगे और बाकी तो तुम खुद से करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें इस तरह से गाइड करूँगा कि सारे क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर लोगे। तो चलो दिखाओ करके सॉल्व, चैलेंज नहीं है, बस है कि खुद से करो, ट्राई करो, कोशिश करो। 4 में निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब सभी उप समुच्चय लिखने वाली बात आ गई है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ही बात करते हैं। ये एक समुच्चय है, एक ही क्वेश्चन करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि उप समुच्चय से रिलेटेड मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया था, तो इसमें मैं एक ही बताने वाला हूँ। ये किसी भी समुच्चय का जो उप समुच्चय होता है, सबसे पहले तो तुम देखो n, इसमें नंबर ऑफ, इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 1 है, तो अवयव की संख्या 1 है, तो इसके उप समुच्चय में अवयव की संख्या, सॉरी उप समुच्चय बोल रहा हूँ, इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है 2 पे पावर 1, मतलब इसमें अवयवों की जितनी संख्या है उस पर 2 पे पावर रहता है, तो 2 पे पावर 1 यानी कि 2 ही। इसके घात समुच्चय में सिर्फ 2 ही अवयव होंगे, दैट मीन्स कि इसके उप समुच्चयों की संख्या भी सिर्फ 2 होगी। कौन कौन सी, एक फाई, क्योंकि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, दूसरा ये खुद, क्यों, क्योंकि कोई भी समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है, तो इस वजह से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, 2 और 3 और 4 तुम लोग खुद से कर लोगे। 5 नंबर पे हैं पी ए में कितने अवयव हैं यदि। अब पी ए देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पी ए में पी ए के कितने अवयव हैं, पी ए के कितने अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो पूरा ये बता देता हूँ, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। ए बराबर 5 का मतलब ध्यान से समझना, ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय को हम लोग इस तरह से निरूपित करते हैं, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या है ही नहीं, अवयवों की संख्या 0 है। अवयवों की संख्या 0 यानी कि जब इसके घात समुच्चय में, यानी कि पी ए के सभी अवयवों की संख्या हम जब पता करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 होता है 1, यानी कि पी ए में कितने अवयव होंगे, पी ए के सभी अवयवों की संख्या 1 है, पी ए में एक ही अवयव होगा, वो अवयव क्या होगा, तो कोई भी समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है, वो हो जाएगा हमारा पी ए के। ऐसे सीधे से समझो ना, पी ए में कितने अवयव होंगे, पी ए में 1 अवयव होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही आया हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तुमको समझ में आया।
चलो ठीक है। नेक्स्ट है अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय को अंतराल रूप में लिखने के लिए आ गया। चलो अच्छा है, इसका भी एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न इसी बात का था कि ये वाला तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो अंतराल रूप में लिख दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसको हमने समझा किस लिए था। देखो एक क्वेश्चन है 6 का, पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। x ऐसा है कि x एलिमेंट है r का, x r में है, x r में है, r यानी कि वास्तविक संख्या है, और उसके बाद -4 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 6 से, तो तुमको इसको अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल देखो, अगर सिर्फ 4 को छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे x क्या है 4 से बड़ा है, तो 4 को छोड़ के लिख रहे हैं, तो 4 को छोड़ के लिख रहे हैं तो छोटे कोष्ठक को हम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 6 को ले के लिख रहे हैं तो बड़े कोष्ठक को लेके लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि -4 की बात हो रही थी। और ये हो गया अंतराल रूप में हमारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और उससे समझ में आया होगा तो और अच्छी बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अंतरालों को आप समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ है, तुम लोग ट्राई करो, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना। हर बात में मैं बोल रहा हूँ कमेंट करना, इसका मतलब ये नहीं कि कमेंट सही में कर ही देना। कमेंट सिर्फ तभी करना जब सच में तुमसे सॉल्व ना हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। आप देखो सार्वत्रिक समुच्चय हमने एंड में पढ़ा था, तो चलो देख लेते हैं। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण 7 नंबर नहीं है, ये 8 नंबर है हमारा। 8 का फर्स्ट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अच्छा एक बात बताओ, हम बोल रहे हैं हमें समकोण त्रिभुजों का एक समुच्चय चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय चाहिए कि कैसा सार्वत्रिक समुच्चय हम प्रस्तावित करेंगे। एक में है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, एक में समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, और कुछ है ही नहीं। तो अगर हम एक सार्वत्रिक समुच्चय डिसाइड करें जिसमें 1 और 2 दोनों अपने आप आ जाए, तो हम लिखेंगे कि किसी समतल पर बना एक त्रिभुज। यानी कि अगर एक त्रिभुज है तो समकोण भी सारे उसी में आ सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो त्रिभुज है, तो सारे समकोण भी उसमें आ सकते हैं, सारे समद्विबाहु भी आ सकते हैं, सारे समबाहु भी आ सकते हैं, सारे तुम्हारे न्यून कोण त्रिभुज, सारे अधिक कोण त्रिभुज, सबके सब त्रिभुज में तो आ सकते हैं। एक समतल पर बना त्रिभुज अगर मैं सार्वत्रिक त्रिभुज के रूप में, सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लिख दूँ तो सीधे सीधे यहाँ पे कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय आप प्रस्तावित करेंगे, तो हम प्रस्तावित करेंगे किसी समतल में बना एक त्रिभुज। सिंपल सा था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद मैं जाके खाना खाऊंगा, ठीक है। तो समुच्चय ए थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि इतना देर अगर तुमने वीडियो देखा है तो थोड़ी देर और तो देख ही सकते हो ना। समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 3 और 5। बी बराबर भी कुछ दे रखा है 2, 4 और 6। सी बराबर भी दे रखा है हमारा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब प्रदत्त है इन क्या लिखा है, तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ए बी और सी के लिए कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, समझ लो सारे समुच्चय जिसमें समाहित हो जाएं। तो अब यहाँ पे अगर हमको इसको देख के एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाना हो तो तुम क्या बना सकते हो। यहाँ पे तो खैर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम अपने से बना भी तो सकते हैं। ये सारे जिसमें आ जाएंगे वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, हम अपने से बना लेते हैं। बिना क्वेश्चन देखे तुम आंसर कर सकते हो इसका। सीधे सीधे देखो, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 5 भी, 6 भी, और 7 तो कहीं दिख नहीं रहा है। चलो 7 को हटाओ, 8 और हो गया। बस ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो अगर ये जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर भी मैंने ही बता दिया, 8 नंबर भी लगभग मैंने ही बता दिया। तो मैंने बोला था कि सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, मैंने कुछ बता दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको अपने से ट्राई करना। और मैं तुम लोग से मिलता हूँ समुच्चय के 1.4 वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज nobody will do it for you.